आज हम चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल साइंस क्या होती है, यह क्यों पढ़ते हैं और यह हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। लिखा है कि ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक हमने सोशल साइंस को लोगों, जगहों और घटनाओं की स्टोरीज के जरिए से पढ़ा और समझा। अब जब आप ग्रेड 9 में आ गए हैं तो समय है कि हम रुक कर यह समझने की कोशिश करें कि सोशल साइंस का असली मतलब क्या है और यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इंसान सोसाइटी में रहते हैं और अपनी कई ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमारी लाइफ पर इन्वायरमेंट, हमारे चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली ट्रेडिशंस और आइडियाज़ का असर हमारी लाइफ पर पड़ता है। इन सभी कनेक्शंस को समझना ही सोशल साइंस की फाउंडेशन है, यानी सोशल साइंस की नींव है। सोशल साइंस यह समझाने की कोशिश करती है कि ये सभी चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो सोशल साइंस इंसानी सोसाइटी का सिस्टमैटिक यानी सही तरीके से किया गया एक रिसर्च है। हम ये हमें केवल यह नहीं बताती कि क्या हुआ या कोई चीज़ कहाँ है, बल्कि यह हम भी समझाती है कि घटनाएं क्यों होती हैं, लोग एक साथ मिलकर कैसे रहती हैं, इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को किस तरह प्रभावित करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इकोनॉमी यानी देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है, और पास्ट साथ ही प्रेजेंट मिलकर आज की दुनिया को कैसे बनाते और बदलते हैं। जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नेचुरल वर्ल्ड यानी प्राकृतिक की स्टडी करते हैं, वहीं सोशल साइंस का स्टडी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, कल्चर और लोगों के आपसी इंटरेक्शंस को समझने में मदद करती है। यह हमें केवल यह नहीं समझाती कि हमारे सोशल वर्ल्ड में क्या होता है, बल्कि यह भी समझाती है कि ऐसा क्यों होता है और लाइफ के अलग अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। टॉपिक है सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। इसका मतलब है कि सोशल साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लिखा है कि अपने एक पूरे दिन के बारे में सोचिए और ध्यान कीजिए कि आप दिन भर क्या क्या करते हैं। आप सुबह जिस घर में उठते हैं वह अलग अलग जगहों से लाए गए मटेरियल से बना हुआ है। आप जो फूड खाती हैं वह देश के अलग अलग रीजन्स यानी देश के अलग अलग इलाकों, क्षेत्रों या जगहों से आ सकता है। आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले उस फूड को खेतों में उगाया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसे खरीदा और बेचा जाता है। यह सब बहुत से लोगों की मेहनत से होता है। आप जिस रोड पर चलती हैं उसकी प्लानिंग और देखभाल पब्लिक अथॉरिटीज यानी सरकारी विभाग करते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी पढ़ाई और व्यवस्था पोल एजुकेशन पॉलिसीज और प्रोग्राम के अनुसार चलती हैं। आप जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं वह दूर जगह पावर स्टेशंस में बनाई जाती है और एक बड़े नेटवर्क के जरिए से आपके घर तक पहुंच जाती है। हमारी सबसे सिंपल डेली एक्टिविटीज भी गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है। अब आपने अब अपने आसपास की चीजों से थोड़ा आगे सोचिए और बड़ी तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग क्राउडेड सिटीज में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग अलग अलग विलेजेस में क्यों रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों बोलती हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस का पालन क्यों करती हैं। साथ ही कुछ लोग खेती पर क्यों निर्भर होते हैं, जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज या ट्रेड पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे फैसले कैसे लेती है जिनका असर लाखों लोगों पर पड़ता है, और कुछ रीजन्स में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा क्यों होती है। कुछ जगहों में एग्रीकल्चर अच्छी तरह क्यों होती है जबकि दूसरी जगहों में नहीं होती। क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ को किस तरह इफेक्ट करता है। ऐसे सवाल बताती हैं कि सोसाइटी अपने आप से नहीं चलती।
समाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज और लोगों के चॉइस से मिलकर बनता है और बदलता है। सोशल साइंस हमें ऐसे सवालों को समझने और उनके जवाब केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग की मदद से खोजने में सहायता करती है। लेट एनालाइज लिखा है कि आप अपने आसपास ध्यान से देखिए और बताइए कि पिछले 5 साल में आपकी लोकेलिटी में क्या बदलाव आया, यानी आपके आसपास जहां आप रहते हो वहां पर क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिले। यह बदलाव ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट से जुड़े हो सकती हैं। अब ग्रुप बनाकर इन क्वेश्चंस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, पहली स्थिति कैसी थी? सेकंड, अब क्या बदलाव आया? फिर यह बदलाव किस कारण से आया होगा? इस बदलाव का लोगों की जीवन पर क्या असर पड़ा होगा? इन सभी बातों के आधार पर एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसे क्लास में रिप्रेजेंट कीजिए। आपके डेली एक्सपीरियंसेस और आसपास देखने दिखने वाले बदलाव यह बताते हैं कि सोशल साइंस लोगों, जगहों और अलग-अलग सिस्टम के बीच संबंध कैसे बनाती है। ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशंस हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सोसाइटी अलग-अलग हिस्सों का ग्रुप नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी कहानी की तरह है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। इस भाग में हम यह समझेंगे कि समाज समय के साथ कैसे बदलता गया और हमारी ट्रेडिशंस या पुराने विचार आज भी हमें कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे हम पर इफेक्ट डालते हैं। लिखा है, आज जैसे सोसाइटी हमें दिखाई देती है वह हमेशा ऐसे नहीं थी। हजारों सालों से पहले, हजार सालों में समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। शुरुआती ह्यूमन कम्युनिटीज यानी शुरुआती इंसानी समुदाय अपनी सर्वाइवल यानी जीवन चलाने के लिए सीधे नेचर पर निर्भर थे। समय के साथ लोगों ने क्रॉप्स उगाना, जानवरों को पालतू बनाना, रहने के लिए सेटलमेंट्स बसाना, टूल्स बनाना, सामान का एक्सचेंज करना और गवर्नेंस यानी शासन की व्यवस्था बनाना सीख लिया। धीरे धीरे विलेजेस टाउन्स बने और टाउन्स सिटीज में बदल गए। नए आइडियाज, इन्वेंशन और अलग अलग कल्चर्स ने आपसी लेन देन ने धीरे धीरे लोगों के रहने और जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। सवाल पूछकर सीखने और समझने की यह सोच इंडिया की नॉलेज ट्रेडिशन में बहुत पुराने समय से मौजूद है। पुराने समय के थिंकर्स यानी ज्ञानी लोग दुनिया को समझने के लिए डिस्कशन, सवाल पूछने, लॉजिकल रीजनिंग को बहुत महत्व देते थे। नॉलेज को ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन और डायलॉग्स के जरिए से समझा और आगे बढ़ाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए पंचमा भूतास का विचार बताता है कि नेचुरल वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है और ह्यूमन लाइफ भी उसी का एक हिस्सा है। यह समझाता है कि इन्वायरमेंट लोगों के रहने की जगह, उनके ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, फूड हैबिट्स और हेल्थ प्रैक्टिस को कैसे इफेक्ट करता है। आज भी जब समाज इन्वायरमेंट चैलेंजेस का सामना करता है तब यह विचार इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह बताता है कि अलग अलग रीजन्स और कल्चर्स के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे पर निर्भर रहने की यह भावना सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब दुनिया भर के लोगों के इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स का स्टडी करती हैं, जब यह दुनिया भर के लोगों के इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स का स्टडी करती हैं। भारत में गवर्नेंस की शुरुआत विचारों में पॉलिटिकल अथॉरिटी को पब्लिक वेलफेयर और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा गया था। लगभग 2300 साल पहले लिखे गए अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य से जोड़ा जाता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्सेशन और शासन के लोगों के प्रति ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। ऐसी सिस्टमेटिक यानी ऐसी रचनाएं बताती हैं कि गवर्नेंस और इकोनॉमी के बारे में सिस्टमेटिक थिंकिंग आधुनिक विषयों के बनने से पहले से मौजूद थी। ये ट्रेडिशंस दिखाती हैं कि ऑब्जर्वेशंस, रीजनिंग और रिफ्लेक्शंस के द्वारा समाज को समझने की कोशिश बहुत पुराने समय से होती आ रही है।
आज की मॉडर्न सोशल साइंस नए टूल्स और मेथड्स का इस्तेमाल करके यह स्टडी करती है कि समाज कैसे काम करता है और समय के साथ कैसे बदलता है। आज के समय को समझने के लिए हमें कंटिन्यूटी और चेंज की इस लंबी यात्रा को समझना होगा और देखना होगा कि सोसाइटी समय के साथ कैसे विकसित हुई। हमें यह भी समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस ये कैसे विकसित हुए और लोगों तथा एनवायरनमेंट के बीच संबंध समय के साथ कैसे बदले। इसीलिए सोशल साइंटिस्ट लोगों के जीवन का ऑब्जर्वेशन करती हैं, इंटरव्यू और सर्वे करती हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच करती हैं और अलग अलग समय और जगहों की तुलना करती हैं। वे कई सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा करती हैं और एविडेंस के आधार पर सही एक्सप्लेनेशन तैयार करती हैं। इस तरह सोशल साइंस हमें बताती है कि कौन सी बातें समय के साथ बनी रहती हैं और कौन सी बदलती जाती हैं। साथ ही यह भी समझाती है कि पास्ट आज के प्रेजेंट को कैसे बनाता है और हमारे किए गए काम फ्यूचर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। साइड बॉक्स में पंचभूतास के बारे में लिखा है। पंचभूत का मतलब है 5 महत्वपूर्ण तत्व: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। यह विचार इंडियन ट्रेडिशंस में आया, भारतीय परंपरा में आया। इसके अनुसार पूरी नेचर इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। स्कॉलर्स इस विचारों का इस्तेमाल नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच संबंध को समझाने के लिए करते हैं। ये हमें बताते हैं कि नेचर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। इस भाग में हम समझेंगे कि सोशल साइंस केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि कई अलग अलग डिसिप्लिन्स का ग्रुप है। हर डिसिप्लिन समाज के एक अलग हिस्से का स्टडी करता है और सभी मिलकर इस सोसाइटी को अच्छी तरह समझने में मदद करती हैं। लिखा है कि ह्यूमन सोसाइटी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक मतलब बहुत बड़ी जटिल है, यानी समझ से बाहर है। इसलिए कोई एक फील्ड ऑफ स्टडी अकेले समाज को पूरी तरह नहीं समझ सकती। एग्जाम्पल के लिए, अगर ड्राफ्ट यानी सूखा पड़ता है तो उसका असर सिर्फ क्रॉप्स पर ही नहीं पड़ता, इससे किसानों की इनकम पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट को राहत के उपाय करने पड़ते हैं, लोग सिटीज़ की ओर जाने लगते हैं और कभी कमी से निपटने की पारंपरिक तरीके भी प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसी सिचुएशंस को समझने के लिए हमें सोसाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ता है। इसलिए सोशल साइंस एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कई जुड़े हुए डिसिप्लिन्स का ग्रुप है। हर डिसिप्लिन ह्यूमन लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देता है। ये सभी डिसिप्लिन्स मिलकर हमें सोसाइटी को पूरी तरह और आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में समझने में मदद करती हैं। ग्रेड 9 से ग्रेड 10 में सोशल साइंस मुख्य रूप से 4 कोर पर डिपेंड है: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये चारों मिलकर हमें सोसाइटी की पूरी समझ देती हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी सोशल साइंस का हिस्सा हैं। ये सब्जेक्ट सोशल रिलेशनशिप, एथिकल रीजनिंग और ह्यूमन बिहेवियर का और ज़्यादा गहराई से स्टडी करते हैं। इनके बारे में आप आगे क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अर्थ, उसके इन्वायरमेंट और लोगों साथ उनके आसपास के बीच के संबंधों की स्टडी किया जाता है। हिस्ट्री इंसानों के पास्ट का स्टडी करती है और यह समझने में मदद करती है कि सोसाइटी समय के साथ कैसे बदलती है। पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस, पावर और सिटीजन्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक्स यह समझाती है कि सोसाइटी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन कैसे करती है। हर डिसिप्लिन अलग अलग क्वेश्चंस का स्टडी करती है, लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर हमें सोसाइटी की पूरी समझ देती है।
अब आगे हम इन डिसिप्लिन्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमें अर्थ, उसके इन्वायरमेंट और लोगों के जीवन के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। लिखा है कि ज्योग्राफी में हम अलग अलग प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल और लोग कहाँ स्थित है और कैसे फैले हुए हैं, इसके बारे में पढ़ती हैं। साथ ही यह भी समझती हैं कि ह्यूमन सोसाइटी और उसके सराउंडिंग्स के बीच कैसे संबंध होते हैं। ज्योग्राफी अर्थ सरफेस की फिजिकल फीचर्स और वहां रहने वाली ह्यूमन कम्युनिटीज दोनों का स्टडी करती है। य- यही समझाती है कि लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कैसे जुड़े रहते हैं और अलग अलग प्लेसेस लोगों की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ज्योग्राफी यह समझने की कोशिश करती है ज्योग्राफी यह समझने की कोशिश करती है कि कोई चीज कहाँ है, वह वहाँ क्यों है, और पास या दूर सिचुएटेड प्लेसेस समय के साथ एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। ज्योग्राफी पूरी दुनिया को एक दूसरे से जुड़ी हुई सिस्टम के रूप में देखती है। यह स्पेटियल पर्सपेक्टिव यानी लोकेशन और उसके इम्पोर्टेंस को, साथ ही टेम्पोरल पर्सपेक्टिव यानी समय के साथ होने वाले बदलावों के साथ को समझाती है। ज्योग्राफी नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साथ ही हिस्ट्री, इन सभी की जानकारी लेने में मदद करती है। ज्योग्राफी हमें ऐसे सवालों के जवाब समझने में मदद करती है, जैसे भारत पहले से दुनिया के कई देशों से कैसे जुड़ा रहा और भारत के लंबे कोस्टलाइंस ने अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के संपर्क बनाने में कैसे मदद की। ज्योग्राफी अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने और सवालों की जांच करने के लिए कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करती है। ज्योग्राफी में मैप्स, ग्लोब्स, एटलिस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्फोग्राफिक्स और कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगले 2 सालों में आप समझेंगे कि ये सभी टूल्स ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से समझने में कैसे मदद करती हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लिखा है कि एनसीईआरटी स्कूल भुवन पोर्टल की मदद से आप अपने विलेजेस या सिटी या मैप भी देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, और आप दी गई वेबसाइट पर जाकर एनसीईआरटी भुवन स्कूल भुवन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे लिखा है कि अगले 2 सालों में आप उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ सरफेस को बनाती और बदलती है, साथ ही अलग अलग लैंडफॉर्म कैसे बनती हैं। आप एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ओशियंस, बड़े बायोमास और इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्वर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इंडिया और दूसरी कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स के में रहने वाले लोगों का जीवन, चुने हुए सब्जेक्ट्स पर ज्योग्राफिकल और सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, साथ ही ज्योग्राफिकल नॉलेज के ऐतिहासिक विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें इंसानों के पास्ट को समझने में मदद करती है। इससे हमें पता चलता है कि समय के साथ समाज, लोग और उसकी लाइफ कैसे बदलती गई। लिखा है कि हिस्ट्री इंसानों के पास्ट का स्टडी करती है। हिस्ट्री इंसानों के पास्ट के बारे में समझाती है। इसके जरिए से सोसाइटी, लोगों के एक्सपीरियंस, वैल्यूज और समय के साथ हुए बदलावों को समझने में मदद मिलती है। पास्ट को समझने के कई तरीके होते हैं और कल्चरल वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अलग अलग तरीके से पहुंचाई जाती है। भारत में कल्चरल मेमोरी को सुरक्षित रखने के सबसे पुरानी और इफेक्टिव ट्रेडिशंस में से एक इतिहास पुराण ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन में स्टोरीज के जरिए से केवल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जाती, बल्कि घटनाओं और लोगों का कल्चरल मीनिंग भी समझाया जाता है। इस तरह यह ट्रेडिशन लोगों के आइडियाज और वैल्यूज को मजबूत बनाती है और उन्हें अपनी आइडेंटिटी, साथ ही जीवन का पर्पस समझने में मदद करती है। अलग अलग कल्चर्स में हिस्ट्री को समझने और सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए गए हैं। कुछ ट्रेडिशंस नैतिक और फिलोसफिकल विचारों पर जोर देती है, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अ, इनकी पुष्टि करती है, मतलब इन फैक्ट्स की क्लियर करता है।
नेक्स्ट है इसके बाय कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके विपरीत, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मुख्य रूप से एपिरिशियल एविडेंस एप्रिकल एविडेंस यानी वास्तविक ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिली जानकारी पर भरोसा करती है। इसके लिए ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग, आर्कियोलॉजी एंड दूसरे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सही टाइमलाइन बनाई जा सके और पास्ट को अच्छी तरह समझा जा सके। हिस्ट्री लिखने के लिए पास्ट की सोशल रियलिटीज़ को समझने हेतु कई तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, लिटरेरी ट्रेडिशंस, ट्रेवलॉग्स, मेमोरीज, correspondence, जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशंस और रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। पास्ट को समझने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मटेरियल्स रिमेन्स को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। इनमें मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, एक्सकवेटेड साइट, आर्टिफैक्ट्स, दूसरी ऑब्जेक्ट्स और आर्ट्स जैसे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स शामिल होते हैं। इनका स्टडी करने से, इनके बारे में समझने के लिए अक्सर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और लेबोरेटरी टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगले 2 साल में आप अर्ली ह्यूमंस हिस्ट्री पढ़ेंगे और इंडिया के सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेकर प्रेजेंट डे तक हुए बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे। आप वर्ल्ड हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे ग्रीको रोमन वर्ल्ड, रिफॉर्मेशन, रिनाइसेंस, इनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके अलावा आप कॉलोनियलिज्म, उसके दुनिया पर बड़े ग्लोबल इम्पैक्ट और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर आप अलग अलग पीपल, कल्चर और उन इवेंट्स के बारे में समझ विकसित करेंगे जिन्होंने आज के प्रेजेंट को बनाया है। साइड बॉक्स में लिखा है एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है ऐसी जानकारी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट करके हासिल की जाती है। नेक्स्ट है जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें परिवार की कई जनरेशन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। इनमें बर्थ्स, मैरिजेस और डेथ्स जैसी इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी होती है, जिससे परिवार की लाइनेज और एंसेस्ट्री का पता चलता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यहां पर मतलब लिटरेरी सोर्सेस लिखा है। लिटरेरी सोर्सेस वे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हम हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। फिगर 1.2, यह समवेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें पुराने समय के नॉलेज और कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट फिगर, यह तिरुकरम की पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। तिरुकरल एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है जिसमें एथिकल विजडम्स यानी अच्छे आचरण और जीवन के महत्वपूर्ण विचार बताए गए हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वे चीजें होती हैं जो खुदाई से मिलती है। इसके जरिए से हमें पुराने समय के लोगों के जीवन में के बारे में जानकारी मिलती है। यह सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में मिली हुई टेराकोटा फिगरीन है। इसमें हमें उस समय के लोगों की कला और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यह 12th सेंचुरी सीई की भगवान विष्णु की एक स्कल्पचर है। ऐसी मूर्तियां हमें उस समय के आर्ट, कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट है एपिग्राफिक सोर्सेस। एपिग्राफिक सोर्सेस वे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो पत्थर, धातु या चट्टानों पर लिखे जाते हैं। इनसे हमें पुराने समय की इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। एपिग्राफिक सोर्सेस ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं जिनमें टेक्स्ट, डिक्रीज या रिकॉर्ड्स पत्थर, धातु की प्लेट या चट्टानों जैसी मजबूत चीज़ों पर लिखे जाते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस हमें पुराने समय की इवेंट्स, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस और सोसाइटी के बारे में सीधी जानकारी देती हैं। यह गुप्ता पीरियड के एक पिलर पर लिखी हुई ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। इससे हम समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिगर 1.7, ये एम्परर कृष्णदेव राय के समय की कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस हैं जो प्रसन
विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी के अंडरग्राउंड शिव टेम्पल में लिखी गई है। इसमें उस समय के शासन और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस का मतलब है कॉइन्स, करेंसी और मेडल्स का स्टडी करना। इसमें इनके जरिए से इतिहास की कई इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस में कॉइन्स, यहाँ पर साइड बॉक्स में लिखा है कि न्यूमिस्मेटिक सोर्स में कॉइन्स, करेंसी और मेडल्स शामिल होते हैं। इनके जरिए से इतिहासकार किसी सिविलाइजेशन की इकोनॉमी, टाइमलाइन, रूलर्स, ट्रेड, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। सिक्के पर बने सिंबल, इंस्क्रिप्शन और उनके मेटल्स से भी कई इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। नेक्स्ट फिगर 1.8, यह कृष्ण समुद्रगुप्ता द्वारा 4th सेंचुरी सीई में जारी किया गया एक कॉइन है। ऐसे सिक्के से उस समय के शासकों और उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट फिगर मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल का कॉइन है। इस सिक्के पर सगिटोरिस राशि या का जोडिक साइन बना हुआ है। ये ऐसे सिक्के उस समय की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमें यह समझने में मदद करती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, फैसले कैसे लिए जाती हैं और देश के शासन कैसे चलते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस के बारे में जानकारी देती है। यह हमें बताती है कि पावर लोगों और संस्थाओं के बीच कैसे बटी हुई है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और पॉलिसीज को लागू कैसे किया जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और स्टेट की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की बारे में पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसीज और यह भी पढ़ा जाता है कि पावर का समाज और एवरीडे लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बांटा जाता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। इंडिया के विलेजेस में पंचायती राज सिस्टम लोगों को अपने गांव के डेवलपमेंट से जुड़े फैसले में अपनी वॉइस रखने का अवसर देती है, अपनी आवाज उठाने का अवसर देती है। यही ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की पहचान है। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पावर केवल सरकारी इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल रिलेशनशिप्स, कस्टम्स और समाज में स्वीकार किए गए विचारों को में भी दिखाई देती है। इसलिए पॉलिटिक्स का स्टडी करना, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना मतलब पूरे सोसाइटी को समझना है, उसकी हायरार्कीज और बेहतर अकाउंटेबली गवर्नमेंट के लिए होने का प्रयास को समझना है। इंडिया में पॉलिटिक्स का स्टडी बहुत पहले से शुरू हो गया था। उस समय लोग यह भी सोचते थे कि सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और उस शासन को कैसे चलाया जाए। उस समय पॉलिटिक्स को अलग डिसिप्लिन नहीं माना जाता था। इससे धर्म यानी नैतिक कर्तव्य, अर्थ यानी आर्थिक कल्याण और राजधर्म यानी शासन के कर्तव्य से जोड़कर देखा जाता था। वेद, उपनिषद और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ में जस्टिस, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर, साथ ही राजा और नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। महाभारत और सुक्रांति जैसे ग्रंथ में गवर्नेंस, लॉ, एथिकल लीडर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। इन सभी में अर्थशास्त्र एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि स्टेट का शासन कैसे चलाया जाता है चाहिए, टैक्सेस इसमें कैसे इकट्ठे किए जाएं, आर्मीज कैसे काम करे और रूलर्स यानी राजा लोगों को के वेलफेयर, उनकी देखभाल के लिए कैसे सुनिश्चित कार्य करे। कुल मिलाकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स ने पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, मोरालिटी और डिफेंस से जोड़कर देखा। उस समय पावर को केवल एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था। यह परंपरा हमें आज की मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे पंचायती राज सिस्टम को समझने में मदद करती है। यह लोकल सेल्फ गवर्नेंस और गांव के लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है। इस तरह एंशिएंट आइडियाज यानी प्राचीन या पुराने विचार आज भी इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को इफेक्ट करते हैं।
अगले 2 साल में आप पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे डेमोक्रेसी, इलेक्शन, अथॉरिटीज़, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज, ऐसे ही और भी कुछ चैलेंजेस। लेकिन पॉलिटिकल साइंस को सही तरीके से समझने के लिए आपको अपने आसपास होने वाले पॉलिटिकल इश्यूज को ऑब्जर्व और एनालाइज करना होगा। साथ ही यह भी समझना होगा कि उनका संबंध सोशल साइंस के दूसरे डिसिप्लिन से कैसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स। अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग, समाज और गवर्नमेंट अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करती है। लिखा है कि इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करने का फैसला करते हैं। इसमें यह पढ़ाया जाता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। यह भी समझाती है इकोनॉमिक्स कि ये सभी प्रोसेसेस हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे प्रोग्रेस करती हैं। जैसे हम जो फूड खाते हैं, जो क्लोथ्स पहनते हैं, लोग जो जॉब्स करते हैं और जिन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस का भी स्टडी किया जाता है। कंज्यूमर्स तय करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, यानी खरीदार तय करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। प्रोड्यूसर्स तय करते हैं कि क्या और कितने मात्रा में प्रोडक्शन करना है, यानी सामान कितनी मात्रा में बनाना है। यहाँ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिससे ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और फेयरनेस के बीच बैलेंस बना रहे। इस तरह इकोनॉमिक्स केवल नंबर्स और मार्केट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के वेलबींग, इक्विटी और जस्टिस से भी जुड़ी हुई है। इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत समृद्ध और लगातार आगे बढ़ने वाला रहा है। कई सेंचुरीज तक इंडिया दुनिया की इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स में से एक था और ट्रेड, इंडस्ट्री, साथ ही मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। कॉलोनियल रूल के कारण यह प्रोग्रेस रुक गई। कॉलोनियल रूल यानी जब ब्रिटिश का इंडिया पर शासन था, यानी कॉलोनियल रूल वो होता है जिसमें एक देश पर दूसरे देश द्वारा शासन किया जाता है। तो कॉलोनियल रूल के कारण यह प्रोग्रेस रुक गई। इससे पुअर्टी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, बार बार फेमाइस आए, यानी भुखमरी आई और पारंपरिक इंडस्ट्रीज कमजोर हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनाने का काम शुरू किया। हाल के ही दशकों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज में सुधार, गरीबी में कमी और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस अभी भी मौजूद है, खासकर लोगों की इनकम बढ़ाने और यह निश्चित करने में कि ग्रोथ का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज भी देश का एक इम्पोर्टेंट नेशनल गोल है। इकोनॉमिक्स को समझने से हमें देश की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों का पता चलता है। साथ ही यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल समझदारी और फेयर तरीके से कैसे किया जाए, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को आज की ज़रूरत पूरी हो सके, लेकिन भविष्य की जनरेशन्स की ज़रूरतों का भी कोई बुरा असर ना पड़े। अगले 2 सालों में आप इंडियन इकोनॉमिक्स की फाउंडेशंस, मार्केट्स एंड प्राइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूनियन बजट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपको यह समझने में मदद करेंगे कि इकोनॉमिक्स डिसीजंस का असर इंडिविजुअल, कम्युनिटीज और पूरे नेशन पर किस तरह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। अब हम समझेंगे कि सोशल साइंस पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है और यह हमारी डेली लाइफ में किस तरह काम करती है। लिखा है कि अब तक हमने देखा कि सोशल साइंस हमें इवेंट्स को ध्यान से देखने, सही क्वेश्चन पूछना और एविडेंस की जांच करना सिखाती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि यह नॉलेज हमारी लाइफ के लिए किस तरह काम करती है। जिस हाउस में आप रहते हैं,
जो वाटर आप इस्तेमाल करते हैं, जिन रोड पर आप चलते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिन मार्केट्स में जाते हैं और जिन डिजिटल स्पेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी सोसाइटी द्वारा बनाए और चलाए जाने वाले सिस्टम्स का हिस्सा है। सोशल साइंस हमें यह समझने में मदद करती है कि ये सिस्टम कैसे विकसित हुए, कैसे काम करते हैं और अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल का इनका क्या असर पड़ता है। आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं, अलग अलग कस्टम्स मानती हैं और अलग अलग ऑक्यूपेशंस करती हैं। एक ही कंट्री में इतने अलग अलग बातें और अंतर क्यों होते हैं? क्वेश्चन है कि ये अंतर समय के साथ कैसे बने रहते हैं। तो सोशल साइंस बताती है कि ये सभी वेरिएशन ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण होती हैं। यह समझ अलग अलग कम्युनिटीज के बीच रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन बढ़ाती है। साथ ही यह हमें समझाती है कि इंडियन कल्चर इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोगों को एकता से साथ जोड़े रखती है। यानी यहाँ अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, परंपराएं अलग हैं, फिर भी लोग एक साथ जुड़कर रहते हैं। इससे बिलोंगिंग की भावना और शेयर्ड आइडेंटिटी मजबूत होती है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिटीजन्स सार्वजनिक जीवन के एक्टिव रोल निभाती है। लॉस, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यह तय करते हैं कि लोग समाज में मिलकर कैसे रहें। जब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तब आप सिविक लाइफ में अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सोशल साइंस हमें समाज की शेयर्ड चैलेंजेस के बारे में सोचने और समझने में की क्षमता देती है। जब आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट या अर्बन ग्रोथ जैसे टॉपिक्स के बारे में सुनते हैं, तो सोशल साइंस आपको इनके कोजेस, इफेक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सही क्वेश्चन पूछना सिखाती है। ध्यान से क्वेश्चन पूछने और रीजनिंग करने की यह आदत पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल साइंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को आपस में जोड़ती है। जब हम यह समझते हैं कि पास्ट में लिए गए डिसीजंस ने आज के प्रेजेंट को कैसे बनाया, तब हम फ्यूचर के लिए और बेहतर समझदारी भरे चॉइसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। अब हम समझेंगे कि आने वाले समय में सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे बढ़ेगा। साथ ही भविष्य में हमें सोशल साइंस से कैसे मदद मिलेगी। लिखा है कि जैसे जैसे सोसाइटी तेजी से बदल रही हैं, वैसे वैसे सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजीज बढ़ते हुए सिटीज, इन्वायरमेंटल कंसर्न, माइग्रेशन और ग्लोबल कनेक्शन लोगों के रहने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल रही हैं। इन चेंजेस को समझने के लिए आपको इसी चैप्टर में सीखी गई स्किल्स की जरूरत होगी। ध्यान से ऑब्जर्व करना, सही क्वेश्चन पूछना, एविडेंस की जांच करना और अलग अलग चीजों के बीच कनेक्शंस को पहचानना। आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में सोशल साइंस सोसाइटी को क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और रिसोर्सेज के इक्विटेबल यूज जैसी कठिन समस्याओं को समझने और उनका सॉल्यूशन खोजने में मदद करेगी। यह नई टेक्नोलॉजीज का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी सिखाएगा और कम्युनिटीज़ को बदलती हुई कंडीशंस के अनुसार खुद को ढालने में मदद करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल साइंस हमें केवल दुनिया को समझना ही नहीं सिखाती, बल्कि इन्फॉर्म एंड थॉटफुल सिटीजन्स बनकर दुनिया को बेहतर बनने में भाग लेने के लिए भी तैयार करती है। साथ ही यह नेशनल यूनिटी को मजबूत करती है और हमें अपनी समृद्ध कल्चर ट्रेडिशन से जोड़े रखती है। इसलिए सोशल साइंस
के बारे में पढ़ना एक यात्रा की तरह है। इससे हम ये पहले समझते हैं कि सोसाइटी समय के साथ कैसे विकसित हुई, फिर यह सीखते हैं कि वे आज कैसे काम करती है और अंत में यह सोचती हैं कि भविष्य में उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लास्ट टॉपिक, सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस, योर 2 ईयर लर्निंग जर्नी, ग्रेड 9 to 10। यानी अब यह चैप्टर हमें बताता है कि ग्रेड 9 से ग्रेड 10 में आपकी सोशल साइंस में सीखने की यात्रा कैसी होगी और इन 2 सालों में यानी क्लास 9 और क्लास 10 में आप क्या क्या सीखेंगे। लिखा है कि सोशल साइंस केवल स्कूल में पढ़ाए जाने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह आपके आसपास की दुनिया को समझने की एक विंडो है, एक दरवाजा है। सोशल साइंस पढ़कर आप केवल पास्ट और प्रेजेंट के बारे में ही नहीं सीखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि फ्यूचर को बेहतर बनाने में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में आपकी क्या भूमिका है, क्या रोल है आपका। अगले 2 इयर्स में आप सोशल साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के जरिए से सोसाइटी को और गहराई से समझेंगे। आप पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ने आज की मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे बनाया। आप यह भी समझेंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स लोगों की लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे इफेक्ट करते हैं। और आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं। आप यह भी समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस यानी आज की इंपॉर्टेंट समस्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सिटीजन्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शंस का इफेक्ट। इन थीम्स का स्टडी करके आप एविडेंस का एनालाइज करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव की तुलना करना और यह भी समझना सीखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यह सीखने की आपकी जर्नी आपको एक थॉटफुल लर्नर, एक अवेयर सिटीजन और समाज का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनने में मदद करेगी। यह ग्रेड 9 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक इस तरह बनाई गई है कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों डिसिप्लिन्स का बैलेंस परिचय मिलता है। हर डिसिप्लिन्स ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी को अलग नज़र से समझाती है और सभी मिलकर दुनिया को पूरी समझ देती हैं। तो सोशल साइंस केवल डेट्स, मैप या डेफिनेशन याद करने का कोई सब्जेक्ट नहीं, यह लोगों, प्लेसेस, सोसाइटी, कल्चर और पावर को समझने का सब्जेक्ट है। यह आपको पास्ट में सीखने, प्रेजेंट का एनालाइज करने और एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे जैसे आप बुक्स में के पेजेस पढ़ेंगे, आपको केवल नॉलेज ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली सोचना और रिस्पॉन्सिबली काम करना भी सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि यह बुक आपको अपने और सोसाइटी के बीच संबंध को समझने के लिए इनकरेज करेगी और आप दुनिया को क्यूरियोसिटी के साथ देखेंगे। और फिर एक लास्ट लाइन लिखी है, लेट दिस जर्नी हेल्प यू ग्रो नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि यह सीखने की जर्नी आपको केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि इंडिया और पूरी दुनिया का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाएगी। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।